हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमको कुछ थ्योरीज को स्टडी करना है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी और सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग था उसको हमको स्टडी करना था। और भी कुछ थ्योरी थी, प्लेट टेक्टोनिक, इंडियन प्लेट, हमको इन सारी थ्योरीज को स्टडी करना था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट थ्योरी जो हमारी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी को हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने इस थ्योरी को कुछ मेन चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी कर ली थी, ठीक है। अब बारी आती है इसके एविडेंस की। अब आपको पता है कोई भी थ्योरी होगा तो उसका कोई ना कोई क्रिटिसिज्म एविडेंस तो निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा पेंजिया था, हमारा जो पेंजिया था, जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो अर्थ थी वो क्या थी, पहले एक सिंगल लैंड मास थी। क्या थी? एक सिंगल लैंड मास थी। सिंगल लैंड मास को क्या बोलते हैं? पेंजिया, ठीक है। अब ये पेंजिया के क्या है, चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी पानी। क्या भरा हुआ था? पानी ही पानी। इसको क्या बोला था? मेगा ओशियन। क्या बोला इसको? मेगा ओशियन, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि मेगा ओशियन को क्या बोलते हैं? पेंथालासा। क्या बोलते हैं? पेंथालासा। फिर से रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था और पानी को क्या बोला? मेगा ओशियन। मेगा ओशियन को क्या बोल सकते हैं? पेंथालासा, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये जो पेंजिया है इसके क्या हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। ये जो पेंजिया है जो कंप्लीट जो एक लैंड मास था वो क्या हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। कौन कौन से थे 2 पार्ट्स? एक तो लॉरेशिया और एक था गोंडवाना। कौन सा था? एक तो लॉरेशिया और एक था गोंडवाना। अब जो लॉरेशिया था इसके अंदर कौन कौन से कंट्री थे उसको इंक्लूड किया। जो लॉरेशिया है मतलब पेंजिया के 2 पार्ट्स हो गए, पेंजिया के 2 पार्ट्स हुए। और ये जो 2 पार्ट्स है कौन कौन से? लॉरेशिया और गोंडवाना। इनसे क्या बने? 7 कॉन्टिनेंट। क्या बने? 7 कॉन्टिनेंट। हम कौन सी थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है हमारी? फर्स्ट थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा अर्थ था वो क्या था? एक सिंगल लैंड मास था। सिंगल लैंड मास को क्या बोलते हैं? इकट्ठे लैंड मास को पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, मेगा ओशन जिसे हमने बोला। और मेगा ओशन को क्या बोलते हैं? पेंथालासा। क्या बोलते हैं? पेंथालासा, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये जो पेंजिया है ये क्या हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। इसके क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? लॉरेशिया और एक गोंडवाना। अब ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना है इनसे मिलकर क्या बना? 7 कॉन्टिनेंट। जो हमारे 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं किससे मिलकर बने हैं? लॉरेशिया और गोंडवाना से। किससे मिलकर बने हैं? लॉरेशिया और गोंडवाना से। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट जो बने हुए हैं किससे बने हैं? लॉरेशिया और गोंडवाना से, ठीक है। अब ये जो लॉरेशिया है मतलब क्या हुआ कि जो पेंजिया था मतलब हमारा कंप्लीट जो अर्थ था वो हो गया एक पेंजिया। क्या हो गया? पेंजिया। अब जब पेंजिया के 2 पार्ट्स हुए तो ऑब्वियसली जो जब कौन कौन से हुए? लॉरेशिया और गोंडवाना। जब पेंजिया के 2 पार्ट्स होंगे तो कंट्रीज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। जब पेंजिया के 2 टुकड़े होंगे, पेंजिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा लॉरेशिया और गोंडवाना, तो ऑब्वियसली लॉरेशिया और गोंडवाना मतलब ये भी अपनी अपनी कंट्रीज़ को ले जाएंगे। मतलब जब लैंड मास जब टूटेगा, जब इसके 2 पार्ट्स होंगे तो क्या कंट्रीज़ भी अलग अलग हो जाएंगे, इसके हिस्से क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लॉरेशिया है इसके अंदर कौन कौन से कंट्री इंक्लूड थे? सेंट्रल एशिया और कौन सा है? यूरोप
और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इतना हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और गोंडवाना के अंदर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ठीक है, अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? लॉरेशिया में सेंट्रल एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और गोंडवाना के अंदर कौन कौन से स्टेट है, सॉरी कौन कौन से कंट्री है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यदि हम इनको मैप के ज़रिए देखना चाहें कि जो पेंजिया था हमारा, जब उसके दो टुकड़े हुए, तो हम इसको मैप के ज़रिए देखना चाहें तो लॉरेशिया के अंदर कौन कौन से कंट्री, मतलब कौन कौन से जो कंट्री थे वो इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सपोज़ कि ये हमारा क्या है, एक इकट्ठा लैंड मास है। क्या है? एक हमारा इकट्ठा लैंड मास है। ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इस पर हम लॉरेशिया को और जो गोंडवाना है उसको देखने वाले, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या है यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि ये हमारा कंप्लीट पेंजिया था। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ थी अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। उनके अकॉर्डिंग क्या था? एक सिंगल लैंड मास था। सिंगल लैंड मास को क्या बोला हमने? पेंजिया। तो ये जो था ये कंप्लीट क्या था? एक पेंजिया था। ये जो सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये सब क्या थे? पेंजिया थे। ठीक है, अब जब पेंजिया के टू पार्ट्स हुए, पेंजिया के जब टू पार्ट्स हुए, लॉरेशिया, गोंडवाना, तो जो लॉरेशिया है इसके अंदर सेंट्रल एशिया, यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल एशिया, ठीक है, और कौन कौन सा? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इट मीन्स जो ये वाला जो कंप्लीट जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लॉरेशिया। कौन सा हो गया? लॉरेशिया। मतलब नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप और एशिया, ये वाला जो पार्ट है किसका हो गया? लॉरेशिया का। मतलब ये पेंजिया है। सपोज कीजिए कि ये पेंजिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सब क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। अब जब जुड़ रहे हैं, पेंजिया जब बन रहा है, तो जब अलग अलग हुए, जब टू पार्ट्स हुए इसके, लॉरेशिया और गोंडवाना, तो इनके जो कंट्रीज थे वो भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब जो लॉरेशिया है इसके अंदर कौन कौन से आया? एक तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर आ रहे हैं लॉरेशिया के अंदर। तो इट मीन्स ये क्या था? एक साथ था, कंप्लीट क्या था? एक ये पेंजिया था। अब यदि हम गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना के अंदर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, तो ये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया। इट मीन्स ये जो इंडिया था वो उस टाइम में हमारा यहाँ पर था, कुछ यहाँ पर इसकी पोजीशन थी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, यदि इसको भी हम क्या करें? एक इकट्ठा, एक सिंगल लैंड मास यदि हम इसको माने, जैसे ये पेंजिया हमने इसको माना था, और यदि इसको भी हम पेंजिया माने तो कुछ इस तरीके का इसका था, तो ये क्या हो गया? गोंडवाना। ठीक है, क्या हो गया? गोंडवाना। तो लेकिन समय के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो गए? ये कंट्रीज़ भी अलग अलग हो गए। टाइम के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो गए? ये कंट्रीज़ भी अलग अलग हो गए। जैसे लॉरेशिया के हुए वैसे ही क्या हुआ? गोंडवाना के हुए। मतलब लॉरेशिया के अंदर तो ये सारे कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, सेंट्रल एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और गोंडवाना के अंदर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे जो कंप्लीट जो कंट्रीज़ हैं ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अफ्रीका, ये सारे हमारे इसके अंदर आ रहे हैं गोंडवाना के अंदर। इंडिया, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की पोजीशन पेंजिया की यदि हम माने, पेंजिया को यदि सपोज कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया की पोजीशन कुछ यहाँ पर थी। कहाँ थी? कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने मैप के थ्रू इसको देख लिया। सिर्फ हमको एक बार देखना था कि ये कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद
लॉरेशी और गोंडवाना का तो अब हमने देख लिया। अब बात करते हैं ये जो हमारी कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके एविडेंसेस को देखते हैं। ठीक है, जो सुझाव जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हमारी, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके एविडेंसेस को देखते हैं। अब यदि हम एविडेंसेस की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो एविडेंस था वो कौन सा था, कोस्ट लाइन, मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन। क्या था, मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन। अब देखिए आप लोग मैप के थ्रू देखते हैं मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन को। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला कि क्या हुआ, पेंजिया था। पेंजिया था, सिंगल लैंड मास था। जब पेंजिया है तो उसके बाद जब दो टुकड़े उसके हो गए, जब उसके दो टुकड़े हो गए तो मतलब एविडेंस का मतलब ही क्या है कि जो बाद में जो प्रूफ जो हमको मिले वही इसका मतलब है कि एविडेंस है जो हमको प्रूफ बाद में मिल के आया है कि हाँ ये पहले एक पेंजिया था, उसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको प्रूफ मिला मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन, तो देखिए आप ये जो अमेरिका है यहाँ पर और ये जो अफ्रीका है, आपको पता है यहाँ से यदि आप इस वाले को पोर्शन को, ये जो अमेरिका वाला ये जो पोर्शन है, यदि आप इसको यहाँ पर सेट करके देखिए तो ये एक पजल ब्लॉक जैसा लग रहा है, जैसे ये यहाँ पर बिल्कुल सेट हो सकता है, कुछ पजल ब्लॉक जैसे इसकी स्ट्रक्चर निकल के आई है। इट मीन्स हमको यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ ये रियली में क्या थी, कोस्ट लाइन थी। मतलब यदि हम इसकी कोस्ट लाइन की, यदि इस कोस्ट लाइन की हम बात करें, यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन है इस कोस्ट लाइन की बात करें और इस वाली कोस्ट लाइन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन कुछ ऐसा पजल ब्लॉक जैसा हमको दिख रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पर सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई कि हाँ ये क्या था, एक पेंजिया था। तो इससे क्या हुआ, ये सिंगल लैंड मास था, ये बाद में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गए, ये टुकड़े हो गए। क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट जो एविडेंस था मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, और ये जो कोस्ट लाइन था, ठीक है, इसको किस चीज़ से मेज़र किया गया, फेदम से, 1000 फेदम से इसको क्या किया गया, मेज़र किया गया। ठीक है, और फेदम क्या होता है, जो हाइट, जो मेज़रमेंट होता है, हाइट मेज़रमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, फेदम। ठीक है, डन एट 1000 फेदम। और फेदम क्या होता है, डेप्थ बिलो, ठीक है, सी लेवल। ये सी लेवल से जो नीचे वाला जो होता है, नीचे का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेदम। तो ये एक मेजरमेंट की इकाई है। ठीक है, हाइट मेजरमेंट की क्या है, एक इकाई है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट उसकी बात करें एविडेंस की, तो नेक्स्ट एविडेंस जो आया वो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। क्या आया नेक्स्ट एविडेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। इट मीन्स, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इस वाले जो ये वाला जो कंट्री है और ये वाला जो कंट्री है, इन दोनों की रॉक क्या है, मतलब जो चट्टान, जो रॉक्स जो होंगी वो क्या मिली, सेम मिली। क्या मिली यहाँ पर, सेम। जबकि आपको पता है बहुत बड़ा सारा यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, काफ़ी सारी डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इसकी रॉक और इसकी रॉक क्या मिली, सेम मिली। और अब आप लोग जानते हो कि रॉक कैसे बनती है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से रॉक बनती है। कैसे बनती है रॉक्स, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। अब आप लोगों को पता है कि मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन तो अलग अलग कंट्रीज़ में होगा। मतलब किसी, जैसे यदि वॉल्केनो जब निकल रहा है, जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जब मैग्मा निकल रहा है तो इसका सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई जब होगा तो वो अपनी उसी कंट्री में होगा। यदि वो थोड़ी दूर फैलता भी है तो वो इतनी दूर तो नहीं फैल रहा है कि वो अटलांटिक ओशन को भी पार करके वो चला जाए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, मतलब जो रॉक्स जो हैं उनकी भी प्रॉपर्टी, मतलब जो रॉक हैं उनका भी क्या, सेम जो प्रॉपर्टी है वो मिली। ठीक है, यहाँ की रॉक भी सेम थी और यहाँ की रॉक भी सेम थी। इट मीन्स बाद में क्या निकला, जो कंक्लूजन जो निकला बाद में ये निकला
कि कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ये इसी से टूटकर बाहर आया है। क्या निकला, ये जो अमेरिका वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं से टूट कर क्या आया है, ये बाहर आया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस था वो एविडेंस निकला प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। अब आप लोगों को जैसे पता है कि रॉक कैसे बनती है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। अब अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग क्या होगा, मैग्मा का सॉलिडिफाई होगा। अब जब मैग्मा का सॉलिडिफाई अलग अलग हो रहा है तो रॉक की प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ से कंक्लूजन निकल गया। तो इट मीन्स ये निकला कि ये वाला जो पार्ट है, अमेरिका वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं अफ्रीका से टूट कर ये आया है। ठीक है, तो ये भी इसका एक एविडेंस बन गया। तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सी चीज़ है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट एविडेंस की, तो इसका जो नेक्स्ट एविडेंस है वो है टिलेट और ग्लेशियर डिपॉजिट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, ग्लेशियर डिपॉजिट। ठीक है, यदि हम इसकी कोई लैंग्वेज देखना चाहें, सेडिमेंट्री rocks composed of compacted glacial rock। ठीक है, ये टिलेट या ग्लेशियर डिपॉजिट, यदि आप लोगों को याद हो तो हमने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने क्रोनोलॉजी को स्टडी किया था। अर्थ की जो क्रोनोलॉजी या फिर हिस्ट्री को हमने स्टडी किया था। वहाँ पर अर्थ की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर हमने टाइम पीरियड देखा था कि साउथ पोल के अंदर कि वहाँ पर क्या हो रहा था, ग्लेशियर जो थे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे। अर्थ सरफेस पर क्या हो रहे थे, ग्लेशियर कंटिन्यूसली डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, तो जब जो ग्लेशियर है वो जब मूवमेंट करते हैं तो अर्थ सरफेस के नीचे ग्लेशियर जब मूवमेंट करते हैं, मतलब ग्लेशियर जो मूवमेंट कर रहे हैं, जब अर्थ सरफेस के नीचे क्या बनते हैं, डिपॉजिट बनते चले जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, टिलेट कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि जब ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है तो तब भी इनकी क्या, टिलेट क्या है, सेम सेम क्यों निकल गया, इनके ग्लेशियर सेम क्यों आए। तो इट मीन्स वही चीज़ निकली कि ये जो टुकड़ा है ये इसी से निकल कर ही आया है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को ऐसा नहीं है कि इनको ही लिया है, लिया तो सबको है, लेकिन इनको मेन इसलिए लिया है क्योंकि अटलांटिक ओशन जब इतना बड़ा डिस्टेंस है और फिर भी जब इतना ये पजल ब्लॉक जैसा कुछ लग रहा है तो इट मीन्स यहाँ से तो हम कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहीं से निकल के आया। इट मीन्स एक सिंगल लैंड मास तो था ही। क्या ये क्या था, एक पेंजिया तो था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिलेट क्या है, ग्लेशियर डिपॉजिट। यहाँ पर क्या होते कि कंटिन्यूसली डिपॉजिट, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, तो और वो सेम मिले। ठीक है, जो टिलेट था वो यहाँ पर सेम मिला, इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन निकल गया। क्या कंक्लूजन निकला कि जो ये जो टुकड़ा है ये इसी से निकलकर बाहर आया है, इसी से ये अलग हुआ है। अब नेक्स्ट एविडेंस की यदि हम बात करें, प्लेशर डिपॉजिट्स, इट मीन्स यहाँ के और यहाँ के जो मिनरल्स जो थे वो क्या हुए, अलग अलग नहीं आए, एक ही आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस की यदि हम बात करें तो क्या है, प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स की जो डेफिनेशन है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल minerals formed by gravity separation, ठीक है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक रॉक ड्यूरिंग सेडिमेंट्री प्रोसेस।
सेडिमेंट्री प्रोसेस। अब देखिए क्या होता है, ये जो प्लेसर डिपॉजिट जो है ये क्या होता है, वही बात है यहाँ पर। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो अफ्रीका है, मतलब अब देखिए आप लोग कि जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, अब आप लोगों को पता है कि अर्थ सरफेस से क्या निकल रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है। जैसे जब ये मैग्मा निकल रहा है, जब ये मैग्मा निकल रहा है तो इसका जो वेंट है वो काफ़ी दूरी तक जा रहा है। मतलब ये जो मैग्मा निकल रहा है, ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल के काफ़ी दूरी तक यहाँ पर जा रहा है और कहीं पर जाके क्या हो रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कहीं पर जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इट मीन्स वेंट कहीं और का, और जो मतलब जो फॉसिल्स जो निकल के आ रहे हैं, मतलब जो मतलब कुछ भी जैसे यहाँ पर ये अफ्रीका का ले लीजिए। अफ्रीका में यहाँ पर आपको पता है कि गोल्ड यहाँ मिलता है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, लेकिन वेंट इसका यहाँ है। तो इट मीन्स वही बात है यहाँ पे कि ये जो पार्ट था, ये जो टुकड़ा था, ये क्या था, इसी का टुकड़ा था। ठीक है, तो वेंट कहीं और का, और कोई भी जो धातु है, मतलब कुछ भी जैसे गोल्ड यहाँ पे है तो ये इसका, तो इट मीन्स क्या निकला कि ये जो पार्ट है ये यहाँ पे अलग हो गया है इससे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या क्या है। ठीक है, डिपॉजिट कहीं और के और वेंट कहीं और का। ठीक है, इट मीन्स जो इसके मिनरल्स जो थे, वो जो मिनरल थे वो इसके सेम निकले। क्या है प्लेसर डिपॉजिट, कि जब दो कंट्रीज़ के क्या निकल रहे हैं, मिनरल सेम निकल रहे हैं। दो कंट्रीज़ के मिनरल यदि सेम निकल रहे हैं तो क्या चीज़ है वो, प्लेसर डिपॉजिट। आपको पता है इन दोनों का जो मिनरल्स हैं वो दोनों के सेम मिनरल हैं, जबकि बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन का क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी जो इनके मिनरल्स है वो क्या निकल रहे हैं, इनके सेम निकल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इट मीन्स इसका कंक्लूजन यही निकला है कि यहाँ से इसका ये जो पार्ट है ये इससे अलग हो गया है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या था, एक कंप्लीट सिंगल लैंड मास था, एक ये क्या था, पेंजिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो एविडेंस की हम बात करते हैं, नेक्स्ट एविडेंस जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस है, इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल, यदि हम फॉसिल की बात कर रहे हैं तो एक लेमुर, जो लेमुर एक जानवर होता है, एनिमल होता है लेमुर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो ये लेमुर जो होता है, लेमुर जो होता है एक बंदर की प्रजाति होती है, मतलब इसे हम एक मंकी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, इंडिया, ठीक है, मेडागास्कर, और कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। ठीक है, जबकि आप लोगों को पता है कि इंडिया, मेडागास्कर, ठीक है, मडगास्कर, ये क्या है, और अफ्रीका, तीनों बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग अलग जगह पर है। आप लोगों को पता है ये जो कंप्लीट जो ये पार्ट है ये बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रजाति मिल रही है, कौन सी, लेमुर, ये मिल रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इस चीज़ का जो फॉसिल है, ये फॉसिल क्या है, यहाँ पर सेम मिल रहा है। मतलब इतनी दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर फॉसिल सेम मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, वही कंक्लूजन है। इट मीन्स क्या था, ये पूरा एक ये पेंजिया था। क्या था, एक ये पेंजिया था। अभी यहाँ पर यदि प्रेजेंट की पोजीशन देखी जाए तो भारत इतना दूर है, जो इंडिया है वो काफ़ी दूर है। ठीक है, इंडिया जो है वो काफ़ी दूर है अफ्रीका से, लेकिन फिर भी क्या है, लेमुर नाम का जो जानवर है, लेमुर जो बंदर की जो प्रजाति होती है, ठीक है, जो बंदर होता है वो फिर भी यहाँ पर मिल रहा है, अफ्रीका में भी, भारत में भी, और कहाँ मिल रहा है, ये मडगास्कर में भी। काफ़ी डिस्टेंस होने के बावजूद भी क्या मिल रहा है, ये फॉसिल सेम मिल रहे हैं। तो इट मीन्स क्या था कि कंप्लीट क्या था, ये एक पेंजिया था। ठीक है, और ये जो तीन जो ये हमारे पास जो है, इंडिया, मेडागास्कर और ये क्या है, अफ्रीका, ये किसके अंदर आते हैं, गोंडवाना के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं, ये गोंडवाना के अंदर। ठीक है, और यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहें, मीसोसोरस, जो कि डायनासोर की प्रजाति होती है, डायनासोर की स्पीसीज होती है ये। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, अफ्रीका में,
और साउथ अमेरिका में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये स्पीसीज देखी जाती है, ये इसको देखा जाता है मिसेसोरस को। ठीक है, तो इट मीन्स क्या चीज़ निकली यहाँ पर जो हमें कंक्लूजन देखना है। यहाँ पर सिर्फ रामायण नहीं पढ़नी, हमको कंक्लूजन निकालना है कि एविडेंस इसे क्यों बना। एविडेंस सही बना है ये कि लेमुर और जो मिसेसोरस, मतलब ये जो प्रजाति है, ये जो जानवर हैं, ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन और ये कंट्रीज़ के अंदर भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसके फॉसिल सेम मिल रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है कि ये क्या था, पहले एक सिंगल लैंड मास था, कहीं ना कहीं इसी से टूट कर आया है, कहीं ना कहीं ये जो सारी जो चीज़ें, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, ये आपस में टूट कर ये अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हमको कंक्लूजन निकालना है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। जब इतना हमने एविडेंसेस देख लिए, तो आप लोगों को पता है अपन अब तक पढ़ते आए हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि जो ये हमारा ज्योग्राफी है, ये क्या है, कॉज एंड रिजल्ट। क्या है ये कॉज एंड रिजल्ट, इसका क्या है, ये रिलेशनशिप है। क्या है ये कॉज एंड रिजल्ट का, यहाँ पर क्या बनता है, रिलेशन। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? सबसे पहले हम इसका कॉज एंड रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम एविडेंसेस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें आगे इसकी ड्रिफ्टिंग की, यदि हम बात करें रीज़न फॉर ड्रिफ्ट, अभी जो अलग हुए थे यदि हम इनकी बात करें, ठीक है, जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारा अर्थ था, इसके अंदर जो चेंज आया, मतलब ये जो पहले पेंजिया था, सिंगल लैंड मास था, बाद में जो टूटा, इनका रीज़न क्या था? इनके अकॉर्डिंग ये जो ड्रिफ्टिंग जो हुई, ये कैसे हुई इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये बाद में रियलिटी नहीं निकली, ये ऑथेंटिक थ्योरी इतनी नहीं निकली थी, काफ़ी हद तक ऑथेंटिक थी, लेकिन कम्प्लीटली इसे ऑथेंटिक नहीं माना गया। इसको बाद में आगे फर्दर स्टडी और आगे बढ़ाने के लिए इसे बोला गया। ठीक है, यदि हम इसकी ड्रिफ्टिंग की बात करें अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग, तो क्या था, इन्होंने बोला कि ये क्या है, पोलर फ्लिंग फोर्स। मतलब ये जो अलग अलग जो हुए, ये जो पेंजिया जो अलग हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? पोलर फ्लिंग फोर्स। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, ये स्पेरिकल शेप में, प्रॉपरली स्पेरिकल शेप में नहीं था, ये जियोइक शेप में था। कौन सी शेप में था? जियोइक शेप में। ठीक है, तो इसके फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसके आगे अभी हम देखेंगे। एक फोर्स और है टाइडल फोर्स। अब जो टाइडल फोर्स होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो मून और सन है, ये जब अर्थ के जब अट्रैक्शन होता है इसका, तो कुछ हिस्सा ही ले लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल। क्या बोलते हैं? टाइडल। अब जो अल्फ्रेड वेगनर है, इन्होंने क्या बोला कि ये पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये दोनों मिलकर जब ये दोनों जब फोर्स लगे, जब ये दोनों फोर्स जब लगे, तो क्या हो गया? अर्थ के टुकड़े हो गए। क्या हो गए? अर्थ के टुकड़े हो गए। मतलब ये पेंजिया था, सिंगल लैंड मास था, लेकिन जब पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स जब लगा, तो क्या हो गया? इसके अर्थ के टुकड़े हो गए। अर्थ के टुकड़े हुए तो गोंडवाना और लॉरेशिया बन गए इनके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, अब आप लोग खुद ही बताइए कि जब इतना फोर्स हो सकता है क्या कि जब पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये दोनों जब फोर्स इतना मिलकर जब कितना भी फोर्स लगा लें, तब भी ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये अलग हो गए हो। तो इनकी ये जो थ्योरी थी, यहाँ पर आके क्या हो गई, ये थोड़ी ऑथेंटिक नहीं बन पाई। इसको आगे फर्दर स्टडी और करने के लिए इसको आगे बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इसके लिमिटेशंस की बात करें, ठीक है, यदि हम इसके आगे लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो इनकी जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये आई कि ये जो कंप्लीट जो इन्होंने पेंजिया को जो टुकड़े किए हैं, ये इन्होंने ओशन के बेस पर नहीं किए, इन्होंने कॉन्टिनेंट के बेस पर किए। मतलब इन्होंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिनेंट के क्या लिए, इन्होंने सैंपल लिए, इन्होंने ओशन के सैंपल नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब तक ओशन, सी वगैरह इनके क्या कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो उसकी वजह से इन्होंने कॉन्टिनेंट के ही क्या किए, इन्होंने सिर्फ
क्या लिए, कॉन्टिनेंट्स के इन्होंने सैंपल लिए। यदि लिमिटेशन की बात करें तो इन्होंने सिर्फ क्या लिए, कॉन्टिनेंट के क्या लिए, इन्होंने सिर्फ सैंपल लिए। तो आप लोगों को समझ में आएगा, काफ़ी बोरिंग होती है थ्योरी, मुझे भी पता है, लेकिन ये थ्योरीज को स्टडी तो करना पड़ेगा। हमारी ज्योग्राफी तो वैसे भी सिर्फ एक थ्योरी के बेस पर ही है, ठीक है, साइंटिफिक है, इसके अंदर सारी सब्जेक्ट ही इंक्लूड है, तो स्टडी तो करना पड़ेगा। काफ़ी हार्ड भी पड़ती है और काफ़ी बोरिंग भी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब आएगा, कोई नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, हमने आज जो कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, इसका हमने क्या किया, एविडेंसेस को स्टडी किया। क्या क्या इसके एविडेंसेस थे, मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन, मतलब जो इसकी जो कोस्ट लाइन थी ये कुछ ऐसी सेम मिली कि पजल ब्लॉक जैसी मिल रही थी, कि जैसा कि ये पहले से इसका टुकड़ा हो, इससे ये अलग हुआ हो, मतलब अफ्रीका से ही जो अमेरिका है ये अलग हुआ हो, कुछ इस तरीके से शो हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक देखा कि जो इनकी रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या मिली, वो हमको सेम मिली। अटलांटिक ओशियन के इतने बड़े डिस्टेंस की वजह से भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी जो रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या मिली, हमको सेम मिली, ठीक है। उसके बाद हमने टिलेट और ग्लेशियर डिपॉजिट, वो हमको यहाँ पर सेम मिले, ठीक है। उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी टिलेट और इसका दोनों का क्या मिला, हमको सेम मिला। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन निकल के आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये इससे ही अलग हुआ है, ठीक है। एविडेंसेस को हमने कंप्लीट स्टडी किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हमने कंप्लीट इसको कर लिया है। अब 3 या 4 कुछ हमारी थ्योरीज और रह रही है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 2 या 3 वीडियोज़ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी बोरिंग सा है लेकिन स्टडी तो करना पड़ेगा। यदि समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो। और यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही तो बार बार वीडियोस को एक बार देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोरिंग चीज़ें हमें एक बार में समझ में नहीं आती है, आप बार बार रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैप के थ्रू इसको देखिएगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच।